ओके, वापस एक बार बोलोगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या सब बढ़िया चल रहा है? टकाटक चल रहा है दोस्तों? वी ऑल फैकल्टीज आर वेरी एक्साइटेड, वी ऑल फैकल्टीज आर वेरी एक्साइटेड। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी फैकल्टीज की। आज आपकी जूम मीटिंग है शाम को, ओनली फॉर 15 मिनट्स। आज आपकी शाम को जूम मीटिंग है, 15 मिनट्स के लिए जूम मीटिंग रहेगी, जहाँ पे प्रोबेबली मैं तो अवेलेबल नहीं रहूँगा, आज कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आज विनीत सर भी आएंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे जूम मीटिंग में। तो दोस्तों, कल से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। आपके जो भी स्केड्यूल रहेंगे वो आपके ग्रुप्स पे आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कल का भी रिवाइज करेंगे छोटा सा। इंग्लिश इंग्लिश अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, इंग्लिश वी विल, इट्स हार्डली 15 डेज का पोर्शन है, तो पहले जो मेन सब्जेक्ट्स है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंग्लिश इज हार्डली ऑफ 15 डेज, सो आई थिंक वी वोंट वेस्ट आवर टाइम। अभी अभी क्या है ना कि हमारे पास अकाउंट्स का बेस बनाना है। 12 तुम्हारा ऐसे ही निकल गया, समझ में नहीं आया लॉकडाउन में, और सबका बेस हिला हुआ है, सबका बेस हिला हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं टॉपिक समझाऊं, तो मुझे तो आपकी डिग्री का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, सीए। तो उसमें मतलब मैं ये मानता हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, अगर हमारी कंट्री में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके पास एक्सपर्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज है, तो वो एक ही बंदा है, सीए। और तुम्हारा फाउंडेशन ही अगर हिला हुआ होगा, तो हम आगे कैसे करेंगे? हम आगे कैसे करेंगे? हम आगे कैसे करेंगे? तो दोस्तों, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपको आ, हमें दोनों टारगेट लेने हैं। हमें फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली पढ़ना भी है, और सेकंड टारगेट हमारा ये भी है कि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। करेक्ट है? तो मैं कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आज संडे को भी लेक्चर रखने का रीज़न ये था, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक आई थिंक 2 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा कोई भी एंगल से नुकसान हो, और जब भी मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा उसके पहले एक्स्ट्रा सेशंस ले लूँगा। तो आज का सेशंस मेनली कंडक्ट करने का रीज़न यही था कि आई एम नॉट अवेलेबल मे बी नेक्स्ट वीक 2 डेज। और जब जब ऐसी कोई बार, जब जब ऐसा कोई सिचुएशंस होगा, तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स कंडक्ट करते हुए चलेंगे, ताकि नुकसान ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों, हम सीए कर रहे हैं, तो हमारी एक एक मिनट की वैल्यू है, हमारी हर एक सेकंड की वैल्यू है। तो हर एक सेकंड को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके, एंड एज आई सेड, वी आर हियर ओनली फॉर स्टडीज, ओनली स्टडीज एंड ओनली स्टडीज, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। प्रॉमिस, मैं डे वन से प्रॉमिस आपसे डिमांड कर रहा हूँ, हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी, हमारी आई वुड से कि हमें अंदर से जो एक ऐसा लगता है ना कि आज लेक्चर में जाना है, मतलब हम लेक्चर मिस ना करें, स्टूडेंट्स लेक्चर मिस ना करें, नहीं टीचर लेक्चर मिस ना करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ही उनका मोटिवेशन है। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अटेंडेंस। मैं हर दिन कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस। तो दोस्तों, अगर आपकी अटेंडेंस ऊपर नीचे हुई, तो समझ लो कि हर फैकल्टी का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन को बनाए रखते हुए जो जो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, मैं हर बच्चों से जाके रिक्वेस्ट करूँगा कि जाओ उसको जाके एटलीस्ट व्यू करो, लाइक करो। उससे हमारी यूट्यूब पे प्रमोशंस होती हैं। तो एटलीस्ट जब हम आपको इतना फ्री पढ़ाते हैं, तो एटलीस्ट आप जाके लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हो, कि जिससे हमें यूट्यूब पे प्रमोशंस मिले, हमारी विजिबिलिटी यूट्यूब की नज़रों में थोड़ी अच्छी हो। तो इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जैसे लेक्चर कंप्लीट होते हैं, लेक्चर्स यूट्यूब पे आ जाएंगे आपके, आपके आ जाएंगे, और उसको आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए चलोगे। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, चलिए जी, इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्विकली क्विकली एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। बताओ, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? फास्ट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? बोलना है, घर पे बैठे बैठे बोलना है, पेरेंट्स को लगना चाहिए, माता पिता को लगना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। बताइए, मतलब क्या होता है? हैंड ओवर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेल अगेंस्ट द कमीशन इज नोन एज कंसाइनमेंट। The person who sends the goods. Response. The person who sends the goods. The person who sends the goods. Consigner. The person who receives the goods. Consignee. Relationship between consignor and consignee is that of. Relationship between consignor and consignee is that of. Principal and agent. Principal and agent. Very good. Principal and agent. मुझे बताओ, who is going to bear all the losses and risk?
Who is going to bear all the losses and risk? Consignor is going to bear all the losses and risk. Very, very good. When consignor consigns the goods, hand over the goods. देखो डेफिनेशन में लिखा है हैंड ओवर है, तो क्या कंसाइनर ट्रांसफर्स ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन या ओनली पोजीशन? ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन या ओनली पोजीशन? ओनली पोजीशन. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मुझे बताओ, सेल और कंसाइनमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? सेल ट्रांजैक्शन और कंसाइनमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? सेल ट्रांजैक्शन में क्या ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर होता है क्या? बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. नेक्स्ट हमने देखा था प्रोफोमा इनवॉइस. यार कल बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस को है ना अतरंगी क्वेश्चंस में डाल दूंगा. अतरंगी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो अब बेटा मैं भी यहाँ बैठे बैठे 1000 क्वेश्चन सोच सकता हूँ. सर अगर इसका ऐसा हुआ तो सर उसके पास गुड्स गया उसने नहीं दिया तो ये क्या, वो तो भाई ये तो करते 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 हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम वहां जा सकते हैं, हमारी सोच को वहां तक लेके जा सकते हैं जिसका कोई भी रिलेवेंस एग्जामिनेशन के साथ नहीं होगा. तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेटली इग्नोर करूंगा. मैं ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेटली इग्नोर करूंगा कि जिसका रिलेवेंस एग्जाम के साथ नहीं है. और पहले मैं अभी भी कह रहा हूँ ये टॉपिक टेक्निकल टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेशेंस चाहिए. पहले मैं रिवाइज करा हूँ उसके बाद बताता हूँ. प्रोफोमा इनवॉइस क्या होता है पहले बताओ. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या अगर एक्स वाई को गुड्स कंसाइन करता है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर एक्स वाई को गुड्स कंसाइन करता है तो क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ का होना जरूरी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स. लेकिन क्या एक्स वाई पे इनवॉइस ड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता है. लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए क्या वो इनवॉइस जैसा एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर सकता है? और उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोफोमा इनवॉइस. सो सिंपल. तो कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो ना चीजों को कॉम्प्लिकेट करो ही मत बेटा. तो सो सिंपल. तो मुझे बताओ, क्या एक इनवॉइस जैसा एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ होगा उसे क्या कहते हैं? प्रोफोमा इनवॉइस. प्रोफोमा इनवॉइस सेंट बाय consignor to consignee along with the goods contains all the information like quantity, nature, description, but most importantly price of the goods. Most importantly ध्यान रखना, most importantly price of the goods, most importantly price of the goods. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था? अकाउंट सेल्स. मुझे बताओ सेल्स करने की रिस्पॉन्स. देखो कितनी सिंपल सी नेचुरल बात है ना. नेचुरल बात को अननेसेसरी खुरेद के कॉम्प्लिकेट क्यों करे भाई? खुरेद के कॉम्प्लिकेट क्यों करे? कितनी नेचुरल बात है. सेल्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बताओ फटाफट? क्या कंसाइनी की है? हाँ कंसाइनी की है. सेल्स कौन करेगा? कंसाइनी करेगा. अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कंसाइनी गुड्स का ओनर है कि एजेंट है? ओनर है कि एजेंट है? फटाफट बताओ. एजेंट है. तो कंसाइनी के पास जो भी पैसा आएगा क्या वो कंसाइनी का होगा कि कंसाइनर का होगा? बताइए फटाफट. ये कंसाइनी का होगा कि कंसाइनर का होगा? बताइए फास्ट. ये तो कंसाइनर का होगा, ये तो कंसाइनर का होगा. वेरी वेरी गुड. ये तो कंसाइनर का होगा. वेरी वेरी गुड. तो मुझे बताओ, क्या कंसाइनी गुड्स बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस कर सकता है? बताइए फास्ट. कंसाइनी गुड्स बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस कर सकता है? बताइए फटाफट. कर सकता है. और इवेंचुअली ये एक्सपेंस कौन किसको रीइंबर्स करेगा? ये एक्सपेंस कौन किसको रीइंबर्स करेगा? ये एक्सपेंस कौन किसको रीइंबर्स करेगा? रीइंबर्स का मतलब समझाया था मैंने आपको. क्या कंसाइनर कंसाइनी को रीइंबर्स करेगा? क्या कंसाइनर कंसाइनी को रीइंबर्स करेगा? बताओ फटाफट. हाँ कंसाइनर कंसाइनी को रीइंबर्स करेगा. करेक्ट है. कंसाइनर कंसाइनी को रीइंबर्स करेगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. मुझे बताओ, कंसाइनी किसके लिए काम कर रहा है? कंसाइनी किसके लिए काम कर रहा है? कमीशन के लिए. कंसाइनी किसके लिए काम कर रहा है? कमीशन के लिए. किसके लिए काम कर रहा है? कमीशन के लिए. मुझे बताओ, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उसने 10 लाख रुपीज की कॉस्ट प्राइस के गुड्स ट्रांसफर किए. अब मैं इतना तो समझ सकता हूं कि सीए करने आए बच्चे, ये बच्चे सीए करने आए हैं, तो सीए करने वाले बच्चों को कॉस्ट प्राइस का मीनिंग तो आता ही होगा. कॉस्ट का मतलब तो समझ में आता ही होगा. कॉस्ट का मतलब समझ में आता ही होगा. मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलती है? बचपन में मैडम ने सिखाया होगा. बताओ, कॉस्ट प्राइस में क्या प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या सेलिंग प्राइस मिलती है? बताइए फास्ट. तो कल तो बच्चे यहां पर भी झंडूबाम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई. वो गजब झंडूबाम क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई. गजब झंडूबाम क्वेश्चन पूछ रहे थे. गजब झंडूबाम क्वेश्चन पूछ रहे थे. मुझे बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी कि नहीं आएगी? कितनी कॉमन सेंस वाली बात है. कितनी कॉमन सेंस वाली बात है. तो इसमें क्या समझाने वाली बात थी? 10 लाख का कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन हुए थे, उस पर क्या 2 लाख का प्रॉफिट ऐड किया. अब मुझे बताओ, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये कौन डिसाइड करे? ओनर डिसाइड करे कि एजेंट डिसाइड करे? फटाफट. ये ओनर डिसाइड करेगा कि एजेंट डिसाइड करेगा? ओनर को. और ओनर कौन है दोस्तों? ओनर कौन है दोस्तों? बताइए फास्ट. ओनर कौन है दोस्तों? क्या ओनर हमारा कंसाइनर है?
तो क्या ये 12 लाख रुपीज में, मुझे बताओ, जब भी ये कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो क्या कॉस्ट प्राइस पे गुड्स बेच देगा? बताओ मुझे, क्या ये कॉस्ट प्राइस पे गुड्स बेचेगा कि ये सेलिंग प्राइस पे गुड्स बेचेगा? सेलिंग प्राइस का एक और अच्छा सा नाम है इनवॉइस प्राइस। सेलिंग प्राइस का एक और अच्छा सा नाम है इनवॉइस प्राइस। बोलो मेरे साथ साथ, अब मैं सेलिंग प्राइस वर्ड यूज नहीं करूंगा, अब मैं सेलिंग प्राइस वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड इनवॉइस प्राइस। इज इट फाइन विथ यू? इज इट फाइन विथ यू? इज इट फाइन विथ यू? मुझे बताओ फटाफट। तो उसने, कंसाइनी ने 12 लाख में सारे, 12 लाख में सारे गुड्स बेच दिए, सारे गुड्स बेच दिए, 12 लाख में सारे गुड्स बेच दिए, सारे गुड्स बेच दिए, सारे गुड्स बेच दिए, सारे गुड्स बेच दिए। तो मुझे 12 लाख में सारे गुड्स बेच दिए, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसीट्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। तो क्या गुड्स बेच के क्या इतना पैसा आया? 12 लाख आया। अब बताओ 12 लाख किसका? कंसाइनी का या कंसाइनर का? फास्ट, ये 12 लाख किसका? कंसाइनी का या कंसाइनर का? फटाफट, ये 12 लाख किसका? बेटा मैं प्रोफोर्मा इनवॉइस की बात ही कहां कर रहा हूं बेटा, मैं प्रोफोर्मा इनवॉइस की बात ही कहां कर रहा हूं बेटा, मैं तो कंसाइनी के पास हूं बेटा। इसीलिए मैं प्लीज, मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगा जिसका आप मतलब समझ नहीं पाते। थोड़ी तो कॉमन सेंस अप्लाई करो मेरे दोस्तों, थोड़ी तो, आप तो सीए करने आए हो भाई। हमें ऐसा, पढ़ाने वाले को ऐसा फक्र महसूस होता है कि ये सीए करने वाले बच्चे हैं, सीए करने वाले बच्चे हैं। तो बेटा आपको भी तो खुद को समझना चाहिए कि सीए करने वाले बच्चों के क्वेश्चंस भी कितने लॉजिकल और कितने नॉलेजेबल होने चाहिए। करेक्ट है? तो मुझे बताओ, क्या ये 12 लाख रुपीज कंसाइनी का है कि कंसाइनर का है? ये तो कंसाइनर का है, ये तो कंसाइनर का है। तो मुझे बताओ, और कंसाइनी ने, क्या कंसाइनी गुड्स बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस कर सकता है? उसने 50,000 का एक्सपेंस किया था, उसने 50,000 का एक्सपेंस किया था, और उसको 10% कमीशन भी मिलने वाला है। बेटा कमीशन, नॉर्मल कमीशन ऑलवेज किस पे होता है? सेल्स पे होता है। तो मुझे बताओ 10% 12 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो क्या 1,20,000 आता है? मुझे बताओ, ये उसने एक्सपेंस इंकर्ड किया था, लेकिन क्या क्या कंसाइनी एक्सपेंस करेगा? लेकिन क्या ये एक्सपेंस कंसाइनी बेयर करता है कि इवेंचुअली वो कंसाइनर से ये पैसा वसूल करता है? कॉमन सेंस वाली बात है। सौमिल सर ने मुझे कहा कि सर आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, मुझे ना एक फ्लैट खरीदना है पुणे में। सौमिल सर भी बालाघाट में है, तो मुझे पुणे में फ्लैट खरीदना है। आप ना अभी उसको पैसा दे दो 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज आप ना एडवांस में जाके बुकिंग करा दो। तो मैंने 10 लाख रुपीज दिया, लेकिन मुझे बताओ, क्या ये 10 लाख रुपीज मेरे पॉकेट से तो गया, लेकिन आज नहीं तो कल क्या सौमिल सर से वापस आने वाला है? कॉमन सेंस अप्लाई करो, कि आज नहीं तो कल क्या सौमिल सर मुझे रीइंबर्स करेंगे? अप्लाई और कॉमन सेंस, अप्लाई और कॉमन सेंस दोस्तों, कि आज नहीं तो कल क्या सौमिल सर मुझे रीइंबर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? फटाफट बताओ फटाफट। हाँ करेंगे भाई। तो कितनी हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस है मेरे दोस्तों। तो अब बताइए मेरे दोस्तों, अब बताइए मेरे दोस्तों, क्या ये 12 लाख रुपीज क्या कंसाइनर डिमांड कर सकता है? कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा भाई मेरा 12 लाख दे। कंसाइनी ने कहा रुक ना भाई, मेरे ये 50,000 के एक्सपेंस का क्या होगा? तो मैंने कहा माइनस, कंसाइनर ने कहा माइनस कर ले। तो क्या माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ फटाफट, माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोला माइनस कर लेना भाई। तो बोला मेरा 11 लाख, तो बताओ अभी कितना बचेगा? 11,50,000। फिर कंसाइनर ने कहा भाई मेरा 11,50,000 दे। तो कंसाइनर ने कहा भाई रुक, मेरे कमीशन का क्या होगा? तो उसने कहा ये भी माइनस कर ले भाई, ये भी माइनस कर ले। तो बताओ ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? क्या 10,30,000 बचेगा? क्या दिस इज द अमाउंट, दिस इज द नेट अमाउंट पेबल बाय, पेबल बाय, पेबल वर्ड यूज हुआ, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? पेबल बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। क्या ये नेट अमाउंट क्या कंसाइनी कंसाइनर को देगा? मुझे बताओ, ये जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है अकाउंट सेल्स। इट इज सो सिंपल यार, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट करने वाली बात ही नहीं थी। ये जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अकाउंट सेल्स। सेल्स का हिसाब दे दिया उसने, तो बताओ अकाउंट सेल्स कौन किसको देगा? अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय, ध्यान से सुनोगे, मुझे लग रहा है मैंने इतनी बार रिपीट किया हुआ है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं हर टॉपिक का हर वर्ड आपके दिमाग में फिट होगा। इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी, हर टॉपिक का एक वर्ड आपके दिमाग में फिट होगा। इट्स माय गारंटी, माय गारंटी, करेक्ट है, माय गारंटी। कोई अतरंगी क्वेश्चन ना पूछो, 30,000 का प्रॉफिट तो फॉर कंसाइनर, कुछ मत पूछो, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है बेटा। क्योंकि सब जो क्वेश्चंस अभी आपके आ रहे हैं ना, वो सब क्वेश्चंस अनरिलेटेड आ रहे हैं बेटा, कोई मतलब नहीं बनेगा उसको। एनीवे,
तो बताओ अकाउंट सेल्स कौन किसको सबमिट करेगा? कंसाइनी कंसाइनर को सबमिट करेगा। तो अकाउंट सेल्स इज अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, contains all the information like gross sale proceeds, expenses incurred by consignor, commission earned by expenses incurred by consignee, commission earned by consignee, net amount payable by consignee to consignor। अगर कोई एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन जो भी हिसाब देना होता है ना, वो हिसाब की सारी इंफॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? अकाउंट सेल्स। ये हो गया था। कल मैंने एक और बात बताई थी, अकाउंट सेल्स पे डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्या बताया था? बता फटा। कमीशन। कल बताया था मैंने आपको कमीशन। बताओ क्या मैं कह सकता हूं कमीशन इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर कंसाइनी? कमीशन इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर कंसाइनी। बताओ फटाफट, क्या मैं कह सकता हूं कमीशन इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर कंसाइनी? कमीशन कौन किसको देगा? फास्ट। क्या कंसाइनर कंसाइनी को देगा? तो देने वाले के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो बताओ लेने वाले के लिए क्या होगा? क्या इनकम होगा? मुझे बताइए फटाफट। तो कंसाइनी के लिए क्या होगा? इनकम होगा। थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन, थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन फटाफट। नॉर्मल कमीशन, इसका एक और नाम क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन, इसका एक और नाम क्या है? रेगुलर कमीशन। ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन। क्या टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है? बताओ नॉर्मल कमीशन कंपलसरी या ऑप्शनल? नॉर्मल कमीशन कंपलसरी या ऑप्शनल? फटाफट। नॉर्मल कमीशन कंपलसरी या ऑप्शनल? कंपलसरी। वेरी वेरी गुड। कितनी सिंपल सी बात कर रहा था कल मैं, कितनी सिंपल सी बात कर रहा था। नेक्स्ट कमीशन आता है आपका डेल क्रीडर कमीशन। कौन सा कमीशन आता है? डेल क्रीडर कमीशन। कौन सा कमीशन आता है बेटा आपका? डेल क्रीडर कमीशन। बताओ डेल क्रीडर कमीशन, डेल क्रीडर कमीशन क्यों दिया जाता है? क्या कंसाइनी, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या कंसाइनी सेल्स करता है तो क्या वो क्रेडिट सेल्स भी करेगा? बताइए फटाफट, हाँ या ना? बताओ फटाफट, हाँ या ना? करेक्ट है, क्रेडिट सेल्स करेगा। तो क्या क्रेडिट सेल्स में रिस्क है? हाँ रिस्क है। बताओ किस बात का रिस्क है? क्या बैड डेट्स का रिस्क है? क्या बैड डेट्स का रिस्क है? हाँ ये बैड डेट्स का रिस्क है। तो मुझे तो बैड डेट्स का रिस्क है, अगर बैड डेट्स हुआ तो ये कौन बेयर करेगा? इवेंचुअली तो कंसाइनर बेयर करेगा। तो मुझे बताओ कंसाइनी क्या कैजुअल हो सकता है? क्या ये लॉस को लेके कंसाइनी कैजुअल हो सकता है? वो क्या सोचेगा, जाने दो यार, अपना नुकसान थोड़ी है, वो तो कंसाइनर का नुकसान है, वो जाने, उसका काम जाने, पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो ऐसे कैजुअल एटीट्यूड को काटने के लिए, ऐसे कैजुअल एटीट्यूड को खत्म करने के लिए मुझे बताओ क्या कंसाइनर समटाइम्स कंसाइनी को क्या डेल क्रेडिटर कमीशन दे सकता है? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अगर कंसाइनर कंसाइनी को देगा, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, in that situation now who is going to bear the loss of bad debts? Now who is going to bear the loss of bad debts? Now loss of bad debts is going to bear by कंसाइनी। कौन बेयर करेगा उसको? कंसाइनी बेयर करेगा। मुझे बताओ क्या अब कंसाइनी थोड़ा अलर्ट हो जाएगा? अलर्ट हो जाएगा। उसको पता है कि क्रेडिट सेल्स करूंगा तो ऐसे कस्टमर को नहीं करूंगा जो पैसा नहीं देता है। अगर क्रेडिट सेल्स किया तो पैसे, हाँ मतलब क्रेडिट सेल्स किया तो पैसा लाने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए बार बार फॉलोअप लूंगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से, बार बार फॉलोअप लूंगा। तो क्या इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या डेल क्रेडिटर कमीशन क्या बैड डेट्स के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए दिया जाता है क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, ऑन, बताइए फटाफट, ऑन टोटल सेल्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये क्रेडिट सेल्स पे देना चाहिए तो ही क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट सेल्स पे देना है। फिर झगड़ा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ नो फाइट। क्वेश्चन जो कहता है वो करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 10 मार्क के लिए उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक भी जाएंगे। क्वेश्चन जो कहता है वो करेंगे, लेकिन फाइट नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ फाइट नहीं करेंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन का मीनिंग क्या होता है भाई? डेल क्रेडिटर कमीशन एक नाम है। अब मुझे बताओ तुषार, तेरे नाम का मीनिंग क्या होता है भाई? ये एक नाम है भाई, डेल क्रेडिटर कमीशन एक नाम है, करेक्ट है। उसके बाद कल मैंने एक और कमीशन बताया था, बताओ कौन सा कमीशन था? कल मैंने एक और कमीशन बताया था, बताइए कौन सा कमीशन था? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन। मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस में हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो हमें कौन सी प्राइस मिलती है? सेलिंग प्राइस मिलती है, इनवॉइस प्राइस मिलती है, बताओ फटाफट। इनवॉइस प्राइस मिलती है। मान के चलो 10 lakhs की कॉस्ट प्राइस है, उस पे प्रॉफिट है 2 lakhs का,
तो 12 लैक्स में गुड्स बेच रहा है, मतलब कंसाइनी को जो भी गुड्स बेचना है वो कितने में बेचना है, 12 लैक्स में बेचना है। कि ऑल अग्रीड विद दिस? लेकिन अगर मान के चलो कंसाइनी उसको 12 लैक्स में न बेच के अगर उसको 13 लैक्स में बेचे या तो उसको 15 लैक्स में बेचे, तो आपको नहीं लग रहा है कि कंसाइनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा? बताओ, कितनी सिंपल सी बात की है मैंने। क्या आपको नहीं लगता कि कंसाइनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा बेटा? बताइए फास्ट, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कंसाइनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा? बताइए फटाफट। बताओ, कंसाइनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा? बताइए फटाफट। क्या आपको नहीं लगता कि कंसाइनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा? फास्ट। हाँ। तो दूसरी चीज, अगर कंसाइनर कोई नई प्रोडक्ट बनाता है, कंसाइनर अगर कोई नई प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट पे लॉन्च करता है, तो कंसाइनर क्या एक्सपेक्ट करेगा? क्योंकि जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है बेटा। इनिशियली प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। आप कोई भी मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल का एग्जांपल ले लो। अब जो मैं ये जो मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ ना, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस प्रो, मैंने उसको 3 साल पहले खरीदा था 1 लाख रुपीज़ में। आज यही मिलता है 60,000 रुपीज़ में, 70,000 रुपीज़ में। तो मुझे बताओ, क्या मतलब जब इनिशियली मार्केट पे लॉन्च होता है तब उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, और प्राइस ज़्यादा होती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज कंसाइनर एक्सपेक्ट क्या करता है कि कंसाइनी शुड सेल माय, कंसाइनी शुड पुश माय न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, कंसाइनी शुड पुश माय न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड ही कंसाइनर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि कंसाइनी शुड सेल द प्रोडक्ट अबव द इनवॉइस प्राइस। अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचेगा, अभी मैंने इनवॉइस प्राइस वर्ड यूज किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचेगा तो क्या कंसाइनर का प्रॉफिट ज्यादा होगा? तो क्या कंसाइनर का प्रॉफिट ज्यादा होगा? यस, कंसाइनर का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दोस्तों मुझे सोच के बताओ, ओवरराइडिंग कमीशन मतलब एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दिया जाता है? समटाइम्स कंसाइनर एक्सपेक्ट दैट कंसाइनी शुड push the new product in the market and he should sell products above the invoice price. Therefore to induce कंसाइनी को लालच देने के लिए उसने कहा कि भाई मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा 5%। कितना दूंगा भाई? ये मुझे बताओ, ये 5% कमीशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ये ओवरराइडिंग कमीशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? फटाफट बताइए। ये कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? फटाफट बताओ। ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। It is always to be calculated on total sales, always to be calculated on total sales। बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? लास्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कौन सा बताया था मैंने? एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। मुझे बताओ, क्या अगर मिस्टर ए मतलब कंसाइनर कंसाइनी को अगर 10 लाख रुपीज के गुड्स कंसाइन करते हैं तो ऑन दी पार्ट ऑफ कंसाइनर क्या एक बहुत बड़ा रिस्क है? एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो कंसाइनर ने क्या कहा? कंसाइनर ने कहा देख भाई, मैं 10 लाख से गुड्स कंसाइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 लाख से गुड्स कंसाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे इनिशियली मुझे 7 लाख की, अब ये 7 लाख ही नहीं होता है तो मैंने एग्जाम्पल लिया है भाई, इट कुड बी 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, दैट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन ए एंड बी। अब टर्म्स एंड कंडीशन तो सब्जेक्टिव होती है ना, मतलब वो तो चेंज हो सकती है ना, वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर होगी, पर्सन टू पर्सन डिफर होगी, पर्सन टू पर्सन क्या होगी? डिफर होगी बेटा। तो मुझे बताओ, क्या ये कंसाइनी कंसाइनर को क्या 7 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है? वर्ड देखो क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या? ये जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइन किए हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए कंसाइनी उसको 7 लाख रुपीज दे रहा है। जब सारे गुड्स सोल्ड आउट हो जाएंगे, बिक जाएंगे, तब क्या ये 7 लाख रुपीज क्या कंसाइनर कंसाइनी को वापस कर देगा? कंसाइनर कंसाइनी को वापस कर देगा? मुझे बताओ फास्ट। इसे कहते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, इसे कहते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। एडवांस ऑन कंसाइनमेंट का एक और एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन जैसे थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं वैसे आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन यहाँ तक की बात समझ में आई? फटाफट बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आई? जल्दी से, जल्दी से। क्या पूरा रिवाइज हो गया? दोस्तों मैं 1 मिनट पानी लेके आया। क्या पूरा रिवाइज हुआ? क्या बताओ फास्ट। तुषार बेटा,
ऐसे करते हो चलेंगे, बड़ी दिक्कत होगी बेटा, कुछ था ही नहीं उसमें। अभी देखो मैं अभी आज कुछ आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ बेटा, कुछ बातें शेयर करता हूँ, ठीक है। अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको सीए का जो लेवल है वो अचीव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब आपको हम उस लेवल तक लेके जाएंगे, आपको हम उस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन आप अगर मान के चलो कि कल लेक्चर में नहीं आए या लेक्चर बीच में छोड़ के चले गए, आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि उसको हम बार बार रिपीट कर सकें, विच इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। एक प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी चीज़, हमें ये फील करना ज़रूरी है कि भाई हम सीए के स्टूडेंट्स हैं, हमारा लेवल बाकी स्ट्रीम से कहीं अलग है, सीए में से हमारा लेवल अलग है, जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है कि सीएस में उस लेवल पे अकाउंट्स नहीं आता है ना, जो कि सीए में एट पार लेवल पे अकाउंट्स है। और आपका एक लेवल अपने आप में एक डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट है। मैं आपको बेस से पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपके लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पेशेंस। और सेकंड, मैंने ये जो टॉपिक अभी चूज किया है, वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक इन सीए फाउंडेशन में सबसे टेक्निकल टॉपिक माना जाता है, सीए फाउंडेशन का सबसे टेक्निकल टॉपिक माना जाता है, करेक्ट है। कृष्णा, तेरे हर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सिर्फ अभी एक बात मैं आज मैं एक ही बात क्लियर करूंगा, बाकी मैं कोई भी कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये टॉपिक अपने आप में काफी टेक्निकल टॉपिक है, ये एक बार से समझ में नहीं आता है। और सेकंड, आप सभी लोगों का 12th जो लॉकडाउन में गया हुआ है, करेक्ट है, सबका फंडामेंटल और बेसिक हिला हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दोनों रहेगी। आप है ना उसकी टेंशन बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है वो सालों पुराना है। वो चाहे सौमिल सर ले लो, मेरा ले लो, या पवन सर का ले लो, या अब्बट सर का ले लो, मोदी सर का ले लो, विनीत सर का ले लो, सबका जो एक्सपीरियंस है ये सालों पुराना एक्सपीरियंस है, 12 15 साल से पढ़ा रहा है। इसीलिए आपको उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाएंगे, वो 110% आपको कंप्लीट करवा के आपके लेवल तक लेके जाके हम छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं एक मैच्योरिटी एक्सपेक्ट क्या करता हूँ, व्हाट आई एक्सपेक्ट, नंबर 1 कंसिस्टेंसी, जो तो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखोगे आप, पूरा कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉमन सेंस, ये दो चीज़ लेके बैठनी है, बराबर है। ये दो चीज़ के साथ चलोगे, और मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं। और ऐसे क्वेश्चंस का जब मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, जब आपके कमेंट आते हैं, जो कि मैं इतने सारे कमेंट रीड भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो ऐसे कमेंट का जब मैं आंसर न दूँ ना, तो समझ जाना है कि वो कमेंट अभी टॉपिक को लेके रिलेटेड नहीं है, और वो कमेंट हो सकता है वो क्वेश्चन आगे चल के क्लियर हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि आपको 0.01% भी डाउट नहीं रहेगा, 0.01% भी डाउट नहीं रहेगा। दिस इज माई गारंटी, करेक्ट है, दिस इज माई गारंटी। तो ओके दोस्तों, मैं पहले कह चुका हूं कि आप अच्छी तरह से करोगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं अकाउंटिंग एंट्रीज समझाने जा रहा हूं। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ये पॉसिबिलिटी है कि एक बार से समझ में नहीं आएगा, मैं उसको सफिशिएंट रिवीजन करवाऊंगा, उसका हर टॉपिक का सफिशिएंट रिवीजन करवाऊंगा। पूरा अकाउंट्स आपको बाय हार्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, करेक्ट है। तो सेकंड, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आज अभी जो लेक्चर ले रहा हूं उसमें पैनिक नहीं होंगे, पेशेंस प्रॉपरली मेंटेन रखोगे। अगर आज समझ में नहीं आया तो कल समझ में आ ही जाएगा। मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपके सर पे घुमाऊंगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है ना कि मैं आपके सर पे घुमाऊंगा और मुझे सारी बातें समझ में आ जाएगी, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इट टेक्स टाइम। फर्स्ट स्टेप पे नहीं समझेगा, सेकंड स्टेप पे नहीं समझेगा। पेशेंस मेंटेन रखना। मैं आपको विश्वास देता हूं, मेरे पे भरोसा रखना कि आपका डाउट 0.01% भी नहीं रहेगा। उसके अलावा भी अगर डाउट रहता है तो मैं स्पेशल जूम मीटिंग लेके क्लियर करूंगा, लेकिन यहां पर बीच में उसको रुका के अतरंगी डाउट नहीं लूंगा। बाकी जो रिलेटेड डाउट होगा वो 100% लूंगा, अतरंगी डाउट नहीं लूंगा, लेकिन रिलेटेड डाउट 100% लूंगा, ठीक है। हाँ चलिए जी, अब समझते हैं आगे, चलिए जी आगे समझते हैं। आ जाइए पूरी तैयारी के साथ, पेपर पेन नोटबुक सब साथ में रखना, लिखते हुए चलना है। हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई? यही तो अकाउंट्स हैं। अकाउंट, मुझे बताओ
अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बताएगा कोई? है जी, कोई बताएगा? अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, बताएगा कोई? मुंशी, करेक्ट है करेक्ट है भाई। और एट द एंड आप कौन हो? आप चार्टर्ड मुनीम हो। तो ये अभी क्या है ना कि अकाउंटेंट वर्ड यूज किया गया है, बाकी तो आप कौन हो? आप चार्टर्ड मुनीम हो भाई, आप एक मुनीम हो। बताओ मुनीम का काम होता क्या है? होता क्या है? मुनीम का काम होता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी एंट्री पास करके बताए। मुनीम का काम यही होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी एंट्री पास करके बताए भाई, उसकी एंट्री पास करके बताए। खाता भाई संभाल, हाँ करेक्ट है, खाता भाई संभालना। वेरी वेरी गुड। अब ध्यान से, हाँ मुझे बताओ अच्छा एक एक बात मुझे बताना, ट्वेल्थ में कुछ पढ़ के आए हो कि बिगड़ पढ़े आए हो? जरा जरा मुझे कमेंट करके बताओ। ट्वेल्थ में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो मुझे समझ में भी आया, मुझे मुझे बिना पढ़े, हाँ बहुत बहुत सारे बच्चे बोल रहे बिना पढ़े आए भाई। हाँ जी, ऊपर ऊपर से देखा था, यस सर, नो सर, बिना पढ़े बिना पढ़े नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े आए हैं, पढ़कर आए हैं, यस सर। ओके ओके, मुझे बताओ, सिर्फ वही लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मैं थोड़ा समझ पाऊँ। कितने लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है 11th का? कितने लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है 11th का? मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं 11th का अकाउंट भी पढ़ाता ही नहीं बेटा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो मैं अपने अरुण सर हैं जो 11th 12th में पढ़ाते हैं, 11th 12th में पढ़ाते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि 10 दिन आपका बेसिक ले ले, 10 डेज आपका बेसिक ले ले, 10 डेज आपका बेसिक ले ले, 10 डेज आपका बेसिक। मैं नहीं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मैं एबीसीडी तो नहीं पढ़ा सकता हूँ बेटा, क्योंकि एबीसीडी पढ़ाने जाऊंगा तो फाउंडेशन हो नहीं जाएगा। तो मुझे सिर्फ क्या करना, कोई एक जन इनिशिएटिव ले ले, एक जन इनिशिएटिव ले ले और एक ग्रुप बना ले कि जिसको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, एक ग्रुप बना ले, एक जन इनिशिएटिव लेके एक ग्रुप बना ले, और जितने भी बच्चे हैं मैं उनके लिए एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का सेपरेट लेक्चर 10 दिन के करवा दूंगा, 10 दिन के करवा लूंगा, ठीक है? तो बेसिक अकाउंटिंग करवा लूंगा, ठीक है ना? ऐसा करेंगे। चलिए जी, अब स्टार्ट करते, अब स्टार्ट करते। दोस्तों मुझे बताओ, बेसिकली कंसाइनमेंट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से सुना, अभी कोई कोई कमेंट नहीं, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए। बेसिकली कंसाइनमेंट टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है, कंसाइनमेंट टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है, ये तो ये है कि हाँ कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स कंसाइन किया, हाँ किया, तो क्या मुझे बताओ, मुझे बताओ कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स कंसाइन किया तो उसने कौन से ऑब्जेक्टिव से कंसाइन किया होगा? क्या जो गुड्स कंसाइन कर रहा है, क्या उस पर लॉस होना चाहिए कि उस पर प्रॉफिट होना चाहिए? उस पर लॉस होना चाहिए कि उस पर प्रॉफिट होना चाहिए? उससे प्रॉफिट होना चाहिए, उससे प्रॉफिट होना चाहिए, उससे प्रॉफिट होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। ये जो कंसाइनमेंट टॉपिक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ टू फाइंड प्रॉफिट ऑन गुड्स कंसाइन, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट ऑन गुड्स कंसाइन। जो गुड्स कंसाइन हुए हैं उस पर हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करें, प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करें? This is the main objective of this particular topic. This is the main objective of this particular topic. This is the main objective of this particular topic. How to find, how to find, how to find profit on goods consigned. आई थिंक आपको, नहीं ऐसे महरीन ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता कि जनरल इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बताता हूँ, पहले बेसिक बेसिक बातें दो चार बता दूं। पहले मुझे बताओ, जरा देखे तो सही, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती? जल्दी से फटाफट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? फास्ट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? जल्दी जल्दी दोस्तों जल्दी, मैं जरा समझना तो चाहूँ कि बेसिक चीजें कितनी स्ट्रांग है, ले किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। वेंडर्स टू सेल्स, वेंडर्स टू सेल्स टू डेटर्स, ओह माय गॉड। कैश टू सेल्स, ओह माय गॉड। क्रेडिटर्स टू सेल्स, ओह। सारे बच्चे आंसर दे ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम कहां पे खड़े हो, तुम कहां पे खड़े हो, मैं समझ पाऊं। अभी तो मुझे डाउट आ रहा है, डर लग रहा है कि आप जेन्युइनली क्या सीए के बच्चे हो। क्रेडिटर्स कहां से आ जाता है इसमें, कैश कहां से आ गया? बाप रे बाप,
बाप रे बाप, बाप रे बाप। मुझे लग रहा है दोस्तों, ये जो बचे कुछ बाल है ना, ये भी बैच में जाने वाला है, ये भी बैच में जाने वाला है, ये भी बैच में जाने वाले भाई। 100% जाएंगे, 100% जाएंगे भाई, 100% जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले इतना बताओ, इतना बताओ, जब भी अकाउंट्स की बात करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि बिजनेस? अभी ये तो समझ भी देखे तो सही, किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? चलो इतना तो आता है। हे भगवान मैं धन्य हो गया, हे भगवान मैं धन्य हो गया। अच्छा किसी ने बोला, एक जन ने बोला ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू। नलायक हो, जब भी जब भी अकाउंट्स की बात करेंगे तो ऑलवेज, रुको पहले मैं एसी स्टार्ट कर दूं भाई, बहुत गर्मी लग रही है। ये आंसर सुन के तो बड़ी बड़ी गर्मी लग रही है, रुक जाओ एक मिनट भाई। हाँ ये लो मैंने एसी चालू कर दिया भाई। हाँ ये आंसर सुन के तो मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। आ, हाँ परचेज टू क्रेडिट सेल्स, भाई मत बोलो यार। अब मैं समझ गया तुम्हारे जो कल क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उससे मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे। ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे। हाँ 16 पे रख दिया बेटा, मैंने 16 पे रख दिया। हाँ अभी मैं समझ गया कल तुम्हारे ऐसे फालतू क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे बेटा। चलिए जी, अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी अकाउंट्स की बात करेंगे तो हम ऑलवेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। हम ऑलवेज ये कहते हैं बिजनेस ने गुड सेल्स की, कभी ये नहीं कहते कि ओनर्स ने गुड सेल्स किया। अगर आप ऐसा सोचो, जब तक ये सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना, अब कमेंट बंद, अब कमेंट बंद बेटा, कमेंट बंद बेटा। अब मैं समझ गया कि तुम्हारा लेवल मुझे कहां तक लेके जाना है। जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए, बिजनेस ने गुड्स सेल किया, बिजनेस ने रेंट का पेमेंट किया, बिजनेस ने सैलरी का पेमेंट किया, बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, जो भी किया बिजनेस ने किया, जो भी किया बिजनेस ने किया। तो सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस भी एक एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस भी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए सोचना पूरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, मैं 2 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा बेटा, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे, क्योंकि बेसिक एंट्रीज पे ही कंसाइनमेंट की सारी एंट्रीज टिकी हुई है। अगर 2-4 बेसिक एंट्रीज समझ में आ गई तो समझ लो कि कंसाइनमेंट की एंट्रीज ऐसे पास कर दोगे और लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। अब मुझे बताओ, बिजनेस ने बिजनेस ने बिजनेस ने तारीफ करो, पहले ड्राइंग्स की तारीफ करो भाई, ड्राइंग्स की तारीफ करो। बिजनेस ने, हाँ, टेन 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 टेन, बताओ ये कौन है? ये कौन है? सैम, सैम कस्टमर है। ओहो, बिजनेस ने सैम को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। एंट्रीज जो समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इसीलिए कोई ये ना समझे कि सर ये बेसिक एंट्रीज क्यों समझा रहे हैं। समझाने के पीछे कोई रीजन है, समझाने के पीछे कोई रीजन है, समझाने के पीछे कोई रीजन है। वाह वाह, वेरी गुड। मोटिवेट करो टीचर को, मोटिवेट करो भाई, टीचर को मोटिवेट करो। हाँ मुझे बताइए, बिजनेस ने, मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 3 रूल्स आते होंगे। मैं ये नहीं सिखाऊंगा डेफिनेटली, वो 3 रूल्स आते होंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, 110% वो आते होंगे। करेक्ट है। बिजनेस ने सैम को गुड्स बेचे, तो क्या सैम रिसीवर है? सैम रिसीवर है, क्रेडिट पे बेचे। सैम रिसीवर है तो क्या मैं सैम लिखूं, डेबिट द रिसीवर? सैम न लिख के मैं डेटर्स लिख सकता हूं, डेटर्स न लिख के मैं कस्टमर्स भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कस्टमर्स, कुछ भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट सैम ऑल्सो, आई कैन राइट डेटर्स ऑल्सो, आई कैन राइट कस्टमर्स ऑल्सो। तो मुझे बताओ, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट करूंगा। कॉमन सेंस यार, हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। मुझे बताओगे, हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, मुझे बताओगे क्या सेल्स कोई भी बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? मेरा क्वेश्चन है, सेल्स कोई बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सेल्स कोई बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? वेरी वेरी गुड। तो इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो किस में क्लासीफाई होते हैं? क्या नॉमिनल में क्लासीफाई होते हैं? वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट करो। तो क्या मैं सेल्स क्रेडिट कर सकता हूं? क्या ये सेल्स क्रेडिट कर सकता हूं क्या? बताओ फटाफट।
हाँ जी सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास की, मैं यहाँ से सैम को उड़ा रहा हूँ, मैं सैम को उड़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से कस्टमर को उड़ा रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ डेटर्स लिख सकता हूँ? क्या क्या आई कैन राइट ओनली डेटर्स? बताओ फटाफट, क्या आई कैन राइट ओनली डेटर्स? बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए जी, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन, पूरा पूरी जान लगा दोगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए भाई, पूरी जान लगा दोगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए। आपको सीए बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आपका, कॉन्सेंट्रेशन आपका। डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्या ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर सकते हैं? पोस्टिंग का सिंपल सा रूल, जर्नल एंट्री में डेबिट, लेजर में भी डेबिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, लेजर में भी क्रेडिट। तो मुझे बताओ, क्या डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट? तो मुझे बताओ कितने से हुआ? 10,000 से। कितने से हुआ? 10,000 से। I don't think so. There should be no doubt regarding this. There should be no doubt regarding this. There should be no doubt regarding this. Next question to you. Next question आ रहा है आपके सामने. Next question आपके सामने आ रहा है. Next question आपके सामने आ रहा है. मुझे बताओ, क्या ये एंट्री का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटेंट हो भाई, अकाउंटेंट की तरह बिहेव करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मुनीम हो, मुनीम की तरह बिहेव करो। बताओ ये एंट्री का मीनिंग क्या होता है? डोंट यू थिंक दैट ये एंट्री का मीनिंग होता है, क्या कस्टमर से, डेटर से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? क्या डेटर से, कस्टमर से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? रिसीवेबल है। सब हाँ या ना में आंसर करो। आपको कुछ अतरंगी नहीं सोचना है, अतरंगी सोच को रोक देना। अगर दिमाग में कोई सोच आ रहा है ना तो रोक देना और ये कहना कि सर सारी बातें क्लियर करेंगे, इसलिए अभी रुक जा, अभी रुक जा तू। कोई भी क्वेश्चन फालतू वाला नहीं पूछूंगा मैं, प्रॉमिस करना अपने आप से, कोई भी क्वेश्चन फालतू वाला नहीं पूछूंगा मैं। क्या ये रिसीवेबल है? बताओ मुझे फटाफट। इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं? सर इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या डेटर्स से 10,000 रिसीवेबल है? हाँ सर डेटर्स से 10,000 रिसीवेबल है। 2 महीने के बाद ये डेटर्स ने बिजनेस को पैसा दे दिया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डेटर्स ने किसको दे दिया? बिजनेस को पैसा दे दिया। तो क्या बिजनेस के पास पैसा आया? यस सर, बिजनेस के पास पैसा आया। तो क्या कैश अकाउंट डेबिट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बताओ किससे आया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सैम से आया तो डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या मैं डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं 10,000 रुपीज से? 10,000 डेटर्स क्रेडिट कर सकता हूं 10,000 रुपीज से? बताओ मुझे फटाफट। पोस्टिंग करनी है मुझे, ये पोस्टिंग करनी है मुझे। मैंने सिंपल सा रूल बता दिया, जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, लेजर भी क्रेडिट। पूरा कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करोगे। मैं कह रहा हूं अभी 2 एंट्री सिखा दूंगा कंसाइनमेंट की, एक एक एंट्री आप अपने आप पास करोगे, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि कंसाइनमेंट की एवरी सिंगल एंट्री अपने आप पास करोगे। दिस इज माय गारंटी, दिस इज माय गारंटी। इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगा दोगे। तो क्या डेटर्स में, क्या डेटर्स क्रेडिट हुआ है? तो लेजर में भी क्या होगा? क्रेडिट होगा बाय कैश, बाय कैश 10,000 रुपीज। क्या फर्स्ट वाली एंट्री रिसीवेबल की थी? तो क्या सेकंड वाली एंट्री क्या रिसीव्ड की है? रिसीवेबल और रिसीव्ड में डिफरेंस होता है, रिसीवेबल रिसीव्ड में डिफरेंस होता है। तो क्या सेकंड वाली एंट्री, क्या सेकंड वाली एंट्री क्या रिसीव्ड की है? फटाफट बताओ, क्या सेकंड वाली एंट्री रिसीव्ड की है? फास्ट। हाँ सर सेकंड वाली एंट्री रिसीव्ड की है, सेकंड वाली एंट्री रिसीव्ड की है। अकाउंट को रीड करना सीखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अकाउंट को रीड करना सीखो, अकाउंट को रीड करना सीखो। कैसे रीड करते हैं? कैसे रीड करते हैं मुझे बताओ, कैसे रीड करते हैं? जब तक यहां पे क्रेडिट नहीं हुआ था, जब तक यहां पे क्रेडिट नहीं हुआ था, तो क्या ये अकाउंट हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा था? दोस्तों यार हम अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, और वो इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। आप बुक्स क्यों मेंटेन करते हो? आप अकाउंट्स की बुक क्यों मेंटेन करते हो? आप इको की बुक, नोटबुक क्यों मेंटेन करते हो? आप हर सब्जेक्ट की नोटबुक क्यों मेंटेन करते हो? क्योंकि एट द एंड वो बुक हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाली है। एट द एंड वो बुक हमें क्या देने वाली है? करेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो दोस्तों मुझे बताओ, जब यहां पे क्रेडिट नहीं किया था तब तक हमें क्या ये अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिल रही थी? क्या डेटर्स से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? ये अकाउंट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था? जब तक क्रेडिट नहीं किया था तब तक ये अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्या डेटर्स से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? बोलो हाँ या ना। और जैसे ही यहां पर 10,000 क्रेडिट हो गया, जैसे ही यहां पे 10,000 क्रेडिट हो गया मेरे दोस्तों, मुझे बताओगे फटाफट, क्या रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया और डेटर्स का अकाउंट का जीरो बैलेंस हो गया? डेटर्स के अकाउंट का जीरो बैलेंस हो गया। जीरो बैलेंस होने को टेक्निकल वर्ड में कहते हैं डेटर्स का अकाउंट राइट ऑफ हो गया, डेटर्स का अकाउंट खत्म हो गया, खत्म। रिसीवेबल था, रिसीव हो गया। इससे समझ में आता है कि अब डेटर्स से एक भी रुपया बाकी नहीं है। डेटर्स से जितना पैसा आना था
पूरा पैसा आ गया, अब डेटर्स से एक भी रुपया आना बाकी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बताओ, क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बताइए, क्या ये बात समझ में आई? मैं यहां पे कुछ ना, ये कोई एक अकाउंट है ऐसे मान लेना, चलो मैं वही लिखता हूं यहां पे, ये है राम का अकाउंट, ये राम का अकाउंट है। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 25,000। बताओ ये अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? फटाफट, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? फास्ट, ये अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? दोनों आंसर दोगे? देखो क्रेडिट बैलेंस वाले भी आंसर आ रहे हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस वाले भी आंसर आ रहे हैं। तो ये अकाउंट का जो बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 1,50,000। उसमें से ये वाला माइनस करो तो कितना आया? क्या क्रेडिट डाउन बैलेंस आ रहा है क्या 1,25,000 का? बेटा वेन, ध्यान से इस सब लिख लेना सारी बातें। वेन टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। इसे कौन सा बैलेंस कहते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। इसे कौन सा बैलेंस कहते हैं? डेबिट बैलेंस। अग्रीड ओके, मैं वापस लिख रहा हूं यहां पे, आप मुझे बताओगे ये कौन सा बैलेंस है? श्याम अकाउंट 5 लाख, 7 लाख एंड 4 लाख। बताओगे फटाफट बताओगे कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? 7 + 5 12 में से 4 माइनस करो तो कितना आता है? 8 लाख का क्रेडिट डाउन बैलेंस है दोस्तों। इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। कौन सा बैलेंस कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, रिपीट कर रहा हूं, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये जो बैलेंस है इसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। कौन सा बैलेंस कहा जाता है? इसको क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। लिख लो कहीं पे, इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस होगा आपका? ये बैलेंस हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। बट इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस होगा आपका? क्रेडिट बैलेंस। वापस एग्जांपल ले रहा हूं, अब करेक्ट आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। पवन सर मुझे बताओ फटाफट, 5,000, 9,000 और यहाँ पे 3,000। बताओ फटाफट कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? फास्ट, कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? फटाफट, कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? धनाधन, कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? फटाफट, अभी तो सही आंसर आना ही चाहिए। वेरी वेरी गुड, 11,000 का डेबिट बैलेंस। वेरी वेरी गुड, 11,000 का डेबिट बैलेंस। वेरी वेरी गुड। सौमिल सर ये ले लो। यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 5,000। जल्दी से बताओ फटाफट कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? जल्दी से बताओ कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड, ये बच्चे मेरे स्मार्ट बच्चे। ऐसे बच्चे जिसको भी मिलते हैं भाई धन्यवाद, एटलीस्ट जो जो बताते हो समझ तो जाते हैं। एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से मुझे बताना। ये 10,000 यहां पे क्रेडिट नहीं किया, ये 10,000 यहां पे क्रेडिट नहीं किया, मान लो करेक्ट है। ये जर्नल एंट्री पास नहीं की अब तक, ये जर्नल एंट्री पास नहीं की अब तक, बराबर है, मान लो ऐसा, ये जर्नल एंट्री पास नहीं की है। तो बताओ डेटर्स को पहले किस में क्लासीफाई करोगे? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? बताओ डेटर्स को पहले किस में क्लासीफाई करोगे? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? फटाफट। अरे भाई ओए, ओ रियल वाला कौन है, नॉमिनल वाला कौन है? ओ भाई, अरे भाई अब तो मुझे रोना आ रहा है। रियल वाला भी निकला, नॉमिनल वाला भी निकला। ओ मेरे भाई सीए कैसे बनेगा तू? डेटर्स तो इंसान है ना, इंसान है भाई, इंसान। इंसान को किस में क्लासीफाई करें? रियल में कि पर्सनल में क्लासीफाई करें? भाई मुझे लग रहा है नेचुरल पर्सन। तो भाई ये तो पर्सनल है, ये तो पर्सनल है। बताओ अब तक यहां पे कुछ नहीं हुआ है क्रेडिट, अब तक क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ है। तो बताओ ये डेटर्स का कितना बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है? क्या 10,000 का डेबिट बैलेंस है? 10,000 का डेबिट बैलेंस है? मुझे बताओ फटाफट, क्या 10,000 का डेबिट बैलेंस है? धनाधन आंसर करो। यस 10,000 का डेबिट बैलेंस है, यस 10,000 का डेबिट बैलेंस है। दोस्तों अकाउंटिंग की दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, अकाउंटिंग की दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, अकाउंटिंग की दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट
का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसका अकाउंटिंग की दुनिया में एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सनल अकाउंट से उतना पैसा रिसीवेबल है, वो पर्सनल अकाउंट से उतना पैसा रिसीवेबल है, वो पर्सनल अकाउंट से उतना पैसा रिसीवेबल है। क्या मेरा ये सेंटेंस समझ में आया? वापस सेंटेंस बोल रहा हूं। एनी पर्सनल अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब समझ में आ गया, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। एनी अगर एनी पर्सनल अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस तो उसका पूरे अकाउंटिंग की दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सनल अकाउंट से 10,000 रिसीवेबल है, वो पर्सनल अकाउंट से 10,000 रिसीवेबल है, 10,000 रिसीवेबल है। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओगे मुझे, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फास्ट। अकाउंटिंग की दुनिया में उसका एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सनल अकाउंट से 10,000 रुपीज क्या है? रिसीवेबल है, रिसीवेबल है और रिसीवेबल है और रिसीवेबल रहेगा। मुझे बताओ कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? फटाफट बताओ। ओके, वाइस वर्सा देखो, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, टोन चेंज कर रहा हूं, टोन चेंज कर रहा हूं, टोन चेंज कर रहा हूं। टोन को पकड़ लेना, रिदम को पकड़ लेना। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या सैम, ये डेटर्स था हमारा, ये कस्टमर था हमारा, हमने उसको 10,000 के गुड्स बेचे क्रेडिट पे, बिजनेस से उसको 10,000 गुड्स क्रेडिट पे बेचा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, क्या ये मिस्टर सैम से क्या 10,000 रुपीज क्या रिसीवेबल है? बताओ फटाफट, मिस्टर सैम से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? अगर मिस्टर सैम से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सैम का अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सैम का अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैम का अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए? मुझे बताओगे फटाफट, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैम का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए? मुझे बताओगे फटाफट, मुझे बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैम का अकाउंट क्या होना चाहिए? मैंने पूछा, सैम को 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो क्या सैम से 10,000 रिसीवेबल है? मैं बिजनेस हूं, सैम से 10,000 रिसीवेबल है, तो मैं क्या करूं? मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैम का अकाउंट क्या करूं? सैम का अकाउंट क्या करूं? क्या डेबिट ही करूंगा? डेबिट ही करूंगा? बताओ फटाफट, डेबिट ही करूंगा? बताओ फटाफट। दो चार बातें बोल रहा हूं, दो चार बातें पूछ रहा हूं। मोदी सर से 10 लाख रुपया लेना है, मुझे मोदी सर से 10 लाख रुपया लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मोदी सर का अकाउंट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। मुझे अब्बड़ सर से 50 लाख रुपया लेना है, तो मुझे मेरी बुक्स में क्या करना चाहिए? मुझे मेरी बुक्स में क्या करना चाहिए? क्या डेबिट ही करना चाहिए? मुझे मेरी बुक्स में क्या करना चाहिए? डेबिट ही करना चाहिए। तो वाइस वर्सा, किसी भी पर्सनल अकाउंट से अगर रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए। क्रेडिट नहीं होता है नलायको, प्रणव नलायक, क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट ही होता है। क्या होता है? इतना समझाने के बाद भी क्रेडिट बोल रहा है नलायक। मुझे बताओ, मुझे यूट्यूब कंपनी से $1,000 रिसीवेबल है, यूनिक एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब कंपनी से $10,000 रिसीवेबल है। यूट्यूब कंपनी किसमें क्लासीफाई होगा? यूट्यूब कंपनी किसमें क्लासीफाई होगा? बताओ फास्ट। यूट्यूब कंपनी किसमें क्लासीफाई होगा? यूट्यूब कंपनी किसमें क्लासीफाई होगा? आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में ही क्लासीफाई होता है। अगर यूट्यूब कंपनी से अगर $1,000 रिसीवेबल है तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या यूट्यूब कंपनी अकाउंट क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट ही होगा? ऑफ कोर्स। और आपने जैसे ही डेबिट किया ना, अकाउंट डेबिट किया $1,000 से, कितने से? $1,000 से आपने डेबिट किया, इसका मतलब एक ही होता है कि वो पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है, वो पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है, वो पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है। दो बातें मैंने बताई, किसी भी पर्सनल अकाउंट का पूरी दुनिया में, अक्रॉस दी वर्ल्ड अकाउंटिंग की दुनिया में, कोई भी पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सन से रिसीवेबल है। वाइस वर्सा, अगर कोई भी पर्सन से रिसीवेबल है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेबिट ही होना चाहिए? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेबिट ही होना चाहिए? बताओ फटाफट। आप कल उठ के फाउंडेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, और आपके बॉस ने आपको कोई बैंक में भिजवा दिया कि भाई वो बैंक पे जाके तू ऑडिट करके आ। आपको वहां पे उस बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिलायंस कंपनी का 100 करोड़ का डेबिट बैलेंस देखा, आपने देखा कि डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो क्या आप जाके अपने बॉस से क्वेश्चन पूछोगे?
कि भाई डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? कि अब आपको समझ में आया कि डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा? ये आपको समझ में आया? बताओ क्या मीनिंग होगा, क्या मीनिंग होगा, बताओ फटाफट। क्या रिसीवेबल होगा? रिसीवेबल होगा। क्या रिलायंस कंपनी से, क्या रिलायंस कंपनी से क्या 100 करोड़ रिसीवेबल होगा? बताओ फटाफट। क्या रिलायंस कंपनी से 100 करोड़ रिसीवेबल होगा? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। एक और कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, एक और कॉमन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फंडामेंटल स्ट्रांग बनाने हैं। मैं आपको अभी भी भरोसा रखना मेरे पे, अभी भी भरोसा रखना मेरे पे, भरोसा रखना मेरे पे। 4 एंट्रीज बताऊंगा, 4 एंट्रीज के बाद कंसाइनमेंट की ऐसी एक भी एंट्री नहीं होगी जो आप अपने आप पास ना कर पाओ, अपने आप पास ना कर पाओ। बेटा जो साइंस स्टूडेंट है बेटा, बिल्कुल नहीं आता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 2 हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं बेटा, क्योंकि मैं आपको 11th का अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता हूं। और 11th का अकाउंट्स पढ़ना है तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, मैं अरुण सर को कहूंगा, वो आपको 11th का अकाउंट्स पढ़ा लेगा। वो आपको 11th का अकाउंट्स पढ़ा लेगा, वो आपको 11th का अकाउंट्स पढ़ा लेगा बेटा। सौमिल सेठी बोल रहा है कि सर 30 मिनट रिमेन्स ओनली। मुझे बताओ सौमिल को क्या कहना चाहिए, मुझे, हमें सौमिल को क्या कहना चाहिए, मुझे बताइए बेटा। सौमिल ने कहा, सौमिल ने दिल तोड़ दिया मेरा, सौमिल ने मेरा दिल तोड़ दिया, सौमिल ने मेरा दिल तोड़ दिया बेटा। सौमिल ने कहा कि 30 मिनट रह गई है सर, 30 मिनट रह गई है सर। क्या करना चाहिए मुझे, बताओ मुझे, सौमिल को क्या करना चाहिए? सौमिल जी, हम सीए की पढ़ाई कर रहे हैं कि किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बताओ। सौमिल कहाँ गया? सौमिल भाग गया, मुझे लगा सौमिल भाग गया। आज से हमारे क्लास का झंडू बाम कौन, बताओ। मैं पूछूं झंडू बाम कौन, कौन रहेगा, बताओ फटाफट। सौमिल भाग गया क्या तू? सौमिल भाग गया लगता है, सौमिल भाग गया लगता है। ये सौमिल सर नहीं है ये सौमिल सर नहीं है नलायक हो, ये सौमिल था, कोई दूसरा सौमिल था। हाँ ये सौमिल था, ये नलायक हो, सौमिल सर नहीं है। हाँ हाँ, तो आप सौमिल सर को बोलोगे जाके झंडू बाम सौमिल है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैनिल तू भी आया हुआ है क्या? वेरी वेरी गुड। इसमें से कितने बच्चे मेरे से पढ़े हुए, बताओ मुझे। इसमें से कितने बच्चे 12th स्टैंडर्ड मेरे से पढ़े हुए, जरा बताओ। इसमें से कितने बच्चों ने 12th मेरे से पढ़ा हुआ है, जरा लिख के बताओगे। आ, अच्छा, मैं जेनिल बोल रहा है, मैंने पढ़ा है, ओके। ओके साक्षी, ओके। मी, ओके। नहीं नहीं, हम सौमिल को ऐसे ही मजाक कर रहे थे, सौमिल पर्सनली मत लेना बेटा, मजाक कर रहे थे बेटा। लेकिन दोस्त, मैं इतना मोमेंटम में चल रहा हूँ और टाइम कम बचा हुआ है, तो दोस्त अभी क्या सोचना चाहिए कि सर ज़्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है। आज पता है मैंने मेरी वाइफ से झगड़ा करके लेक्चर लिया है भाई, मेरी वाइफ से झगड़ा करके लेक्चर लिया है। तो मुझे, तू मुझे बता, तू मुझे बता, मेरी वाइफ तो मना कर रही थी मुझे, मेरी वाइफ तो मुझे मना कर रही थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? सौमिल भाग गया, अब तो सौमिल भाग गया भाई, सौमिल भाग गया, सौमिल भाग गया, सौमिल है अरे मस्ती कर रहा था सौमिल, ठीक है नहीं भागेंगे ओके, सौमिल वापस आ गया। अब सौमिल, अगर मैं तेरे एग्जाम्पल लूँ तो तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तू रोएगा तो नहीं ना? मैं ना तेरे एग्जाम्पल, तू रोएगा तो नहीं ना तुझे? ओए नलायको, हैप्पी फादर्स डे मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेरी उम्र अब सिर्फ 25 साल की है बेटा, मैं 25 साल का नौजवान हूँ बेटा, तो मुझे गलती से भी आप है ना हैप्पी फादर्स डे विश नहीं करोगे। आपको अगर हैप्पी फादर्स डे विश करना है तो आप पवन सर को विश करो, सौमिल सर को विश करो बेटा, करेक्ट है, मुझे विश मत करो भाई। हाँ हाँ, ओके, चलिए जी। अच्छा, हमारे क्लास में सैम भी है, ओ हो, चलो, चलिए जी। अब मुझे बताओ, एक और कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूँ, एक और कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूँ। बिजनेस, क्या ये कौन है, बताओ फटाफट, ये कौन है? टेन 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 टेन, बताइए जी, बताइए जी, ये कौन है? ये कौन है? ये है सप्लायर। ये कौन है दोस्तों? ये है सप्लायर। हाँ जी, ये सप्लायर है। क्या सप्लायर बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है? क्या सप्लायर बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है? ये तो मैं हूं, बच्चे बोले तो मैं हूं। बताइए, क्या सप्लायर बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है? बताओ फास्ट, क्या सप्लायर बिजनेस गुड्स सप्लाई करता है? यस। बिजनेस ने ये सप्लायर से 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए। 20,000 के गुड्स कैसे परचेज किए? क्रेडिट पे परचेज किए, 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, ठीक है। तो मुझे बताओ, परचेज, अप्लाई कॉमन सेंस
एंड यू गिव मी आंसर, अप्लाई कॉमन सेंस, यू गिव मी आंसर। परचेज कोई बिजनेस के लिए क्या होता है? परचेज कोई बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम या एक्सपेंस? इट्स एन एक्सपेंस। कॉमन सेंस है यार, परचेज करेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, और पॉकेट से पैसा जाना कभी इनकम हो ही नहीं सकता है, ये तो एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो क्या परचेस अकाउंट डेबिट होगा? बताओ फास्ट। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और ये गुड्स किससे आए? सप्लायर से आए। डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं क्या? क्या मैं क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं क्या? बताओ फटाफट, क्या मैं क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं क्या? यस। एनीवन कैन टेल मी अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंट्री? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंट्री? अच्छा, मैं कह सकता हूं कि ये जो इंसान है, ये सप्लायर है, सप्लायर को क्रेडिटर्स भी कहते हैं, सप्लायर को क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ये जो इंसान है, ये जो सप्लायर है, ये जो क्रेडिटर्स हैं, क्या ये क्रेडिटर्स को क्या 20,000 पेएबल है? क्या ये क्रेडिटर्स को क्या 20,000 पेएबल है? क्या ये क्रेडिटर्स को क्या 20,000 पेएबल है? हाँ या ना, मुझे बताओ, क्या पेएबल है कि नहीं? फटाफट बताओ, पेएबल है कि नहीं? हाँ पेएबल है। पे कर दिया बिजनेस ने उसे, पे कर दिया बिजनेस ने उसे, पे कर दिया, पे कर दिया। तो बिजनेस के पॉइंट भी सोचो, क्या पैसा जा रहा है? जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डोंट यू थिंक दैट, डोंट यू थिंक दैट ये पेड की एंट्री है, ये पेड की एंट्री है। अब फॉर द टाइमिंग भूल जाओ कि मैंने ये एंट्री पास की, फॉर द टाइमिंग भूल जाओ कि मैंने ये एंट्री पास की, फॉर द टाइमिंग भूल जाओ मैंने ये एंट्री पास की है। मैं यहां पे अकाउंट बना रहा हूं क्रेडिटर्स का। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? मैं यहां पे अकाउंट बना रहा हूं क्रेडिटर्स का, मैं यहां पे क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूं दोस्तों। तो मुझे बताओ, क्या क्रेडिटर्स यहां पे क्रेडिट हुआ? जर्नल एंट्री में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट, लेजर में भी क्रेडिट। तो क्या मैं बाय परचेज यहां पे 20,000 लिख सकता हूं? क्या बाय परचेज में यहां पे 20,000 लिख सकता हूं? बताओ फटाफट। यस, सोच के बताना। हाँ, क्रेडिटर्स क्या पर्सनल अकाउंट है? कितना बैलेंस, कौन सा बैलेंस, 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 कितना बैलेंस, कौन सा बैलेंस? क्या 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है? क्या 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है? मुझे बताओ, क्या 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है? फटाफट बताइए। डोंट यू थिंक दैट, डोंट यू थिंक दैट ये अकाउंट हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है? डोंट यू थिंक दैट ये अकाउंट हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है? बताओ, डोंट यू थिंक दैट ये अकाउंट हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है? और हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या ये पर्सनल अकाउंट को क्या पेएबल है? क्या ये पर्सनल अकाउंट को 20,000 पेएबल है? क्या ये पर्सनल अकाउंट को क्या 20,000 पेएबल है? बताओ फास्ट। ये पर्सनल अकाउंट को 20,000 पेएबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सेंटेंस बोल रहा हूं। अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड, अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में, अक्रॉस दी वर्ल्ड अकाउंटिंग की दुनिया में, अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका एक ही इंटरप्रिटेशन होता है, उसको पेएबल है, उसको क्या है? अकाउंटिंग की दुनिया में, अक्रॉस दी वर्ल्ड, अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकला तो उसका एक ही इंटरप्रिटेशन होता है कि वो पर्सनल अकाउंट को क्या है? पेएबल है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? वो पर्सनल अकाउंट को पेएबल है, पेएबल है। वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, अगर हमने वाइसे वर्सा, अगर हमने ये सप्लायर से गुड्स खरीदे, खरीदे क्रेडिट पे, तो मुझे बताओ, क्या ये सप्लायर को 20,000 पेएबल है? अगर ये सप्लायर को 20,000 पेएबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर अकाउंट क्या 20,000 से क्रेडिट ही होना चाहिए? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सप्लायर अकाउंट क्या 20,000 से क्रेडिट ही होना चाहिए? बताइए फास्ट। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर अकाउंट क्या 20,000 से क्रेडिट ही होना चाहिए? बताइए फास्ट। क्या 20,000 से क्रेडिट ही होना चाहिए? बताइए फास्ट। मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, दो सेंटेंस बोल रहा हूं, ये दिमाग में गया कि नहीं गया मुझे बोलना। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। कोई भी पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सनल अकाउंट को पेएबल है, वो पर्सनल अकाउंट को पेएबल है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताना। सलमान खान से, सलमान खान से, सलमान खान से
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू 500 करोड़ पेएबल है। 500 करोड़ क्या है? पेएबल है। तो मैं क्या करूं? सलमान खान का अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करूं बताइए? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करूं? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्रेडिट। हाँ, दीपिका पादुकोण से 100 करोड़ रिसीवेबल है। तो बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करूं मैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करूं मैं? डेबिट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डेबिट करो। वेरी वेरी गुड। सेकंड, सेकंड, आमिर खान से, आमिर खान से 50 CR रिसीवेबल है। तो बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आमिर खान का अकाउंट क्या करूं? क्या करूं बताओ फटाफट? डेबिट करो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो, ये फेसबुक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फेसबुक। फेसबुक कंपनी का यहां पे है $500, यहां पे है $1000, यहां पे है $300। बताओ कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? फटाफट बताओ कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? क्या $1200 का क्रेडिट बैलेंस है? मीनिंग बताओ फटाफट। बैलेंस की जब बात करता हूं ना तो 1500 माइनस 300, तो $1200 का बैलेंस, इसे बैलेंस कहते हैं। $1200 का क्रेडिट बैलेंस है। मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। पेएबल है। मीनिंग क्या है उसका? पेएबल। वेरी वेरी गुड। गूगल कंपनी, गूगल कंपनी, गूगल कंपनी का, गूगल कंपनी का ये लो, $1,00,000, $2,00,000 एंड यहां पे $1,00,000। बताइए फटाफट कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? फटाफट कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? क्या $2,00,000 का क्या डेबिट बैलेंस है? और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? क्या रिसीवेबल है? क्या रिसीवेबल है? बताओ क्या है? रिसीवेबल है। दोस्तों, दोस्तों लिख लो, 2 सेंटेंस लिखो फटाफट, 2 सेंटेंस लिखो, 2 सेंटेंस लिखो। इफ अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम any personal account, if amount is receivable from any personal account, it means that amount is it means amount is receivable. It means amount is receivable. Amount is receivable from that personal account. From that personal account. Correct है? If any personal account, if any personal account, if any personal account shows debit balance, if any personal account shows debit balance, it means, if any personal account shows debit balance, it means amount is receivable from that पर्सनल अकाउंट। क्या वो पर्सनल अकाउंट से क्या अमाउंट रिसीवेबल है? क्या वो पर्सनल अकाउंट से क्या अमाउंट रिसीवेबल है? हाँ, रिसीवेबल है। यस, इफ अमाउंट इज पेएबल, if amount is payable to any personal account, if amount is payable to any personal account, it means नहीं, गलत लिखा है मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ऊपर गलत लिखा है। इफ अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सनल अकाउंट, इट मीन्स
दैट पर्सनल अकाउंट शुड बी, यहाँ पे गलत लिखवा है बेटा, यहाँ इसको इरेज करो, ये गलत लिखवा है, ये गलत लिखवा है मैंने, इसको इरेज करो भाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, ये गलत लिखवा है। इफ अमाउंट इज रिसीवेबल फॉर एनी पर्सनल अकाउंट, इट मीन्स दैट, आई एम सॉरी, दैट personal account should be that personal account should be debited, that personal account should be debited. If amount is payable to any personal account, it means that personal account should be credited, it should be credited, should be credited. If amount is payable to any personal account, it means that personal account should be credited. Last sentence, if any personal account, if any personal account shows, if any personal account shows credit balance, if any personal account shows credit balance, it means amount is payable to that personal account, 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 amount is payable to that personal account. ये जो सेंटेंस मैंने लिखवाया है ना, ये समझ लो आपके सीए फाइनल लेवल तक ये सेंटेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, जान है, जान है। कोई नहीं बताएगा आपको, आगे चल के कोई नहीं बताने वाला है ये सारी बातें, आगे चल के आपको ये सारी बातें कोई ही नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। इसीलिए ये सेंटेंस जान है बेटा, ये सेंटेंस जान है, इसीलिए उसको बहुत ही केयरफुली इसकी इस बातों को समझ लेना, उसको प्रॉपरली ध्यान से समझ लेना कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बताओ इसमें ये मैंने जो ये बताया मैंने, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? फास्ट, इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन फटाफट, इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन फटाफट बताओ, इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन फटाफट फटाफट फटाफट। सर रियल अकाउंट के लिए अमन बेटा बहुत बेसिक डाउट है ना बेटा, तो आप है ना वो अरुण सर आपको कराएंगे, अरुण सर आपको कराएंगे। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बेटा अभी क्या रिवाइज कराऊँ बेटा, इतना तो डिटेल में बता दिया बेटा, लिखवा भी दिया, अभी क्या रिवाइज करे इसका, इसका क्या रिवाइज करे बेटा, इसका क्या रिवाइज करे? ये तो बस एक नेचुरल है, नेचुरल फीलिंग है, तो सब ये तो नेचुरल फीलिंग है बेटा, ये तो एक नेचुरल फीलिंग है बेटा, ऐसा है। उसको वापस आप देख लो एक बार लेक्चर, अगर आपको लग रहा है तो जब मैं अपलोड करूँगा उसको वापस एक बार आप लेक्चर देख लो। आदित्य बोला नेक्स्ट टॉपिक सर। ओके अब सुनो मेरी बात, पढ़ना है कि जाना है, पढ़ना है कि जाना है, पढ़ना है कि जाना है, पढ़ना है कि जाना है? तो बच्चे तो भाग रहे हैं, बच्चे तो भाग रहे हैं, बच्चे तो भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, एक फ्री की इंपॉर्टेंस जो होती है ना वो नहीं होती है, जब कोई चीज़ फ्री दिया जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, आपको नहीं लग रहा है? जब कोई चीज़ फ्री दी जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे खत्म कर देते हैं, आपको नहीं लग रहा है? देखो ना, जब आए तब कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे रह गए, आप देखो जरा। हाँ करेक्ट है, तो डोंट यू थिंक दैट कि फ्री की इंपॉर्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों की नज़र में फ्री की इंपॉर्टेंस खत्म कर देते बच्चे, उसके उनको पढ़ना मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, फिर भी नहीं पढ़ना है। अब बताओ, अब बताओ, अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब कैसे करें? चलिए जी, नहीं फीस नहीं लेनी ना बेटा, हमें लेनी नहीं फीस, फीस लेनी है तो पहले बोल देते थे बेटा कि फीस दे दो करके, ऐसा है।
हाँ जी, सुनो, मुझे तो अकाउंटिंग एंट्रीज कंसाइनमेंट की सिखानी है, लेकिन आपका दिमाग बहुत फ्रेश होना चाहिए उसके लिए। पूरे फ्रेश दिमाग से अगर सीखोगे तो ही ये सीख पाओगे। पूरे फ्रेश दिमाग से अगर सीखोगे पूरे फ्रेश दिमाग से अगर सीखोगे तो यही सीख पाओगे। अदरवाइज एंट्रीज, अभी मैं कह रहा हूँ, ये 2 सेंटेंस अगर दिमाग में फिट हैं, अगर ये 2 सेंटेंस अगर दिमाग में फिट हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि आपके ये 2 सेंटेंस पे सारी एंट्रीज सॉल्व हो जाएगी। आपकी 2 सेंटेंस पे सारी एंट्रीज सॉल्व हो जाएगी। 2 सेंटेंस सारी एंट्रीज, कंसाइनमेंट पूरा सॉल्व हो जाएगा। द होल कंसाइनमेंट विल बी सॉल्व। चलिए एक काम करते हैं। नहीं करते बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम नहीं झेप पाओगे, तुम नहीं झेप पाओगे। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। आज के दिन के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। बस ये 2 सेंटेंस को बराबर दिमाग में फिट कर लो। जो मैंने बताया है उसको रिवाइज करो। जितनी थियोरेटिकल बातें होगी उसको रिवाइज करोगे प्रॉपरली। लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होता है तो प्लीज़ जाके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। चलिए जी, विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो।